एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको आता है कि क्लॉसेस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट लिखिए तथा प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे और साथ में उसको प्रूफ करके मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इससे पहले क्लॉसेस इनइक्वालिटी में जाए कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है जो कार्नोट साइकिल से रिलेटेड था। आपको याद होगा कार्नोट साइकिल का पीवी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आता ही रहता है। क्या था कि दो आइसोथर्मल प्रोसेस और फिर ये दो आइडियाबैटिक प्रोसेस, ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये जो है जिसका स्लोप इधर से दिख रहा है वो क्या है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है कार्नोट साइकिल। हीट इंजन का एक आइडियल हीट इंजन के लिए रेफरेंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं कार्नोट चक्र। ठीक है, तो जैसे प्रोसेस 1 2 3 4 हो गया, पीवी ग्राफ है। इसके लिए एक स्टेटमेंट है जिसका उपयोग होगा क्लॉसेस इनइक्वालिटी के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि सपोज इसमें से Q अमाउंट ऑफ हीट एंटर हो रहा होगा और यहां से Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा होगा, तो इसके लिए सिंपल मतलब जनरल फार्मूला जनरल इसका थर्मल एफिशिएंसी कैसे दिया जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, अगर ये कार्नोट साइकिल नहीं भी होता तो भी हम लोग जनरल उसका जो फार्मूला लिखते हैं उसकी क्षमता के लिए, तो वो होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1। लेकिन इसी का कार्नोट एफिशिएंसी जो होता है, कार्नोट थर्मल एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो ये क्या होता है, 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, यही कारण है कि जब हमें आदर्श केस के लिए पूछा जाता है तब हम ये लेते हैं, ये आदर्श केस के लिए है चूंकि कार्नोट साइकिल डिफाइंड ही है आइडियल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये रियल एफिशिएंसी होता है, ये रियल एफिशिएंसी होता है और ये आइडियल एफिशिएंसी होता है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल केवल और केवल कार्नोट केस के लिए होगा। कार्नोट केस मतलब ये सारे प्रोसेस आइडियल केसेस है, तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि ईटा 1 माइनस Q2 बाई Q1 दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ये केवल कार्नोट साइकिल के लिए ही ये सही स्टेटमेंट है, सही फार्मूला है। बाकी रियल के लिए हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी से, और आइडियल उसी का आइडियल अगर पूछ दिया तो ये मतलब ये वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा किसी भी हीट इंजन के लिए उस टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच ऑपरेट करने पे। पर्टिकुलर टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में आप ऑपरेट कर रहे हो। ये T2 T1 क्या है, ये हीट इंजन हुआ, ये T1 है और ये T2 है। इन दो टेम्परेचर के बीच में अगर किसी भी हीट इंजन को ऑपरेट कर रहे हो तो उसका अधिकतम जो क्षमता होगा इससे निकलेगा, और उसका रियल का जो क्षमता होगा वो कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और कितना लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इन दोनों के आधार पर जो निकलेगा उसका रियल एफिशिएंसी होगा। तो कार्नोट का एक स्टेटमेंट है, कार्नोट स्टेटमेंट एक है कि अगर कार्नोट का स्टेटमेंट है कि अगर सेम टेम्परेचर रिजर्वायर पे दो साइकिल ऑपरेट हो, इसको मैं मिटा देता हूं। सेम टेम्परेचर रिजर्वायर पे दो साइकिल ऑपरेट हो, दो अलग अलग हीट इंजन ऑपरेट हो, जैसे कि ये मैं बोल दिया कि इसका T1 टेम्परेचर है T2, तो सेम टेम्परेचर रहने देते हैं T1 और T2। अब यहाँ पे एक हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है, हीट इंजन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पर भी एक हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो कार्नोट बोलता है कि अगर ये आइडियल केस के लिए हो, एक आदर्श हीट इंजन हो और ये एक रियल हीट इंजन हो, मान के चलो कि ये वाला एक रियल हीट इंजन है। रियल मतलब कि आदर्श केस क्या होता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी हम लोग उसको रेफरेंस के लिए पढ़ते हैं, और ये मान के चलो एक आइडियल हीट इंजन है, आइडियल केस वाला मतलब आइडियल प्रोसेस पे अप्लाइड होगा। तो
इसकी जो इफिशिएंसी होगी, इसकी इफिशिएंसी आइडियल के केस का है, मतलब जो कॉर्नॉट से जो निकलता है चल तो वही लेंगे 1 माइनस T2/T1। जबकि रियल है तो रियल के लिए हम लोग कहां से निकालते हैं, उसका यहां से निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको डेस ले लेता हूं तो 1 माइनस T2/T1। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि दो, एक आइडियल केस और एक रियल केस का दो, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल बोल सकते हो या रियल बोल सकते हो, केस का दो हीट इंजन है। अगर दोनों को सेम टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट करोगे तो जो आइडियल केस की जो क्षमता होगी वो रियल केस से ज्यादा होगी, या ये जो ईटा डेस है वो हमेशा कम होगा ईटा कॉर्नॉट से। तो इस स्टेटमेंट का यूज होता है क्लासेस इनइक्वालिटी के लिए। आइए देखते हैं उसको। क्लासेस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम होगा, अगर उसमें चक्रीय प्रक्रम हो रहा होगा, किसी भी सिस्टम चक्रीय प्रक्रम से अगर पास हो रहा है तो उसके लिए ये वैल्यू dt/t का जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा या तो इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इक्वल टू और लेस देन 0। मैं क्या बोला, किसी भी सिस्टम which gone through the cyclic process, then the value of cyclic integral of dq/t will be less than or equal to 0। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसमें दो केसेस दिए हुए हैं, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। ये दो केसेस है। तो केस 1 इफ ये dq जो है dq/t इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा, दिस इज फॉर आइडियल केस। आइडियल केस होगा, मतलब या बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। आइडियल केस बोलने का मतलब भी होता है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होगा, मतलब जो चक्रीय प्रक्रम में जितना भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा दैट ऑल विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और यदि दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा लेस देन 0, इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t लेस देन 0, तो ये होगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो स्टेटमेंट में आपको 2 मार्क्स रहता है और 8 मार्क्स का रहता है इसको प्रूव करने का। तो ये स्टेटमेंट लिख दिए, सिंपल था कि अगर कोई भी सिस्टम चक्रीय प्रक्रम से होकर गुजरता है तो साइक्लिक इंटीग्रल dq/t का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के नीचे ये लिख देना है। उसके बाद दोनों कंडीशन, दो केसेस दिए हुए हैं, केस 0 होगा तो प्रोसेस होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, और अगर ये लेस देन 0 होगा तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। ठीक है, आइए प्रूव करके देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें चाहिए कॉर्नॉट साइकिल पीवी ग्राफ में। PV ये कम स्लोप वाला हो गया, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिया, और ये हो गया 2 आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये है हमारा पीवी डायग्राम फॉर द कॉर्नॉट साइकिल। आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अब टू प्रूव दिस क्लॉसेस इनइक्वालिटी, इसको बहुत सारे छोटे छोटे कॉर्नॉट साइकिल में विभाजित किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे
दो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसको बहुत सारे आइसोथर्मल प्रोसेस में पहले बदलना पड़ता है, इस तरह से ये हो गया। तो ये जितना भी ये सब क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसी तरीके से जो आइडियाबैटिक प्रोसेस है उसको भी बहुत सारे पार्ट में, अनंत पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ पार्ट हो गया। ये ऊपर वाला क्या है, ये एडियाबैटिक है, टू बी एक्यूरेट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये जो ऊपर का जो लाइन दिया है, ठीक है, और ये इधर वाला जो है ये हो गया। ये क्या है, ये वाले आइसोथर्मल प्रोसेसेस। ठीक है, तो दो रिवर्सिबल, दो आइसोथर्मल प्रोसेस से मिलकर के बनता है हमारा कार्नोट साइकिल। अब इसको क्या करते हैं कि देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे एक ही को अगर हम पकड़ते जाए, जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये एक कार्नोट साइकिल हो गया यहां से यहां तक। उसी प्रकार से दो को ले लेते तो भी ये इस प्रकार से इधर से या ऐसे ऐसे, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, जितना भी जो छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं वो सभी क्या है, सभी अपने आप में एक कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब को इस तरीके से अगर जोड़ दे, ठीक है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे इनफिनाइट नंबर्स ऑफ कार्नोट साइकिल हैं। अब इसका नाम दे दिया जाता है, जैसे नाम दे देते हैं तो 1 2 3 4 एक कार्नोट साइकिल हो गया, और ये 3 हो गया तो 4, सो 3 5 6 7 ये कार्नोट साइकिल हो गया, 4 8 9 10 ये कार्नोट साइकिल हो गया। ठीक है, तो अभी मैं इससे पहले जब एक बड़ा कार्नोट साइकिल बना के दिखाया था, तो ऊपर वाला जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, उससे हीट इनटेक हो रहा है, और नीचे वाला जो आइसोथर्मल प्रोसेस है जो कंप्रेशन के लिए जा रहा है, उससे हीट आउट हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, किसी भी एक छोटे से साइकिल को मैं पकड़ूं, जैसे मैं साइकिल ले लेता हूं, ये वाला साइकिल, कौन सा साइकिल, साइकिल का नाम ले लेते हैं साइकिल 3 5 6 7 3 5 6 7। यहां पर से हीट इधर से इनपुट होगा, छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं dq1, और इधर से आउटपुट होगा dq2। लेकिन अगर मैं ये बड़े साइकिल को ले लूं, जो बाहर का जो साइकिल है उसके लिए ले लूं, तो टोटल हीट इनपुट कहां से होगा, इधर से टोटल हीट इनपुट होगा q1 मान लो, और टोटल हीट आउटपुट होगा वो q2 यहां से होगा। कहने का मतलब क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट से छोटा छोटा हीट इनपुट आउटपुट हो रहा है, थोड़ा बड़ा पार्ट लोगे तो उससे ज्यादा हीट इनपुट आउटपुट होगा। लेकिन अगर मैं इसको एक ही प्रोसेस ले लूं, एक ही प्रोसेस का नाम दे दूं, तो ये सब क्या आ जाएगा, उसी के अंदर आ जाएगा, उसी के अंदर आ जाएगा। अब मैं जैसे बोलूं यहाँ पे, जैसे कि बोलते हैं कि 5 to 9, और इसको दे देते हैं 10 डेज, तो 10 days to 9 यहाँ पे देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम लोग बांट दिए हैं 3 to 5 प्रोसेस, 3 to 4 प्रोसेस, और 4 to 9 प्रोसेस। ठीक है, या इधर देख सकते हैं उसी प्रकार से 5 to 6, 3 to 7, 4 to 8। तो हीट इनपुट किसमें से होगा, ये 5 to 6 से हीट इनपुट हो रहा है। और अगर मैं पूरे का पूरा इसको ले लेता, मान के चलो यहां से यहां तक पूरा ले लेता, तो वो किसमें आ जाता, इसके अंतर्गत जो हीट इनपुट आता। मतलब ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए टोटल हीट इनपुट कितना है, Q1 है। तो छोटे छोटे पार्ट के लिए कितना हो रहा है, डेल Q1 डेल Q2 डेल Q3, इस तरह से। dq का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा, जहां पर भी d शब्द लगा रहता है, दैट इज द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो उसी प्रकार से बाहर निकलने के लिए भी क्या होगा, Q2 मतलब ये छोटे 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 अनंत है, dq2 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 सभी के लिए रहेगा। तो टोटल किसके अंतर्गत आ जा रहा है, Q के अंतर्गत आ जा रहा है। मतलब क्या, टोटल जो सम होगा, जितना भी dq वाला होगा, छोटे 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 को जोड़कर एक बड़ा आएगा, उसी प्रकार से इधर छोटे 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 को जोड़कर एक बड़ा आएगा।
तो इसी को बोलते हैं, ये पूरा प्रूव होता है किसके लिए, एक साइकिल के लिए। तो पूरे साइकिल के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, पूरे साइकिल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सम ऑफ द Q बाई टी है, चूंकि टेम्परेचर ऐड हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन पे है, ठीक है। तो Q बाई टी है दैट विल बी इक्वल टू 0, या जो पहले शुरू बोले थे साइक्लिक इंटीग्रल के टर्म डी क्यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और जो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी फॉर कार्नोट साइकिल, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रहता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये कितना होगा, यहाँ पे होगा तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये रियल के केस के लिए होता है, लेकिन हम लोग कार्नोट लेके चल रहे हैं, तो ये इक्वल किसके होगा, जो कार्नोट एफिशिएंसी निकालते हैं उसी इक्वल होगा। तो कार्नोट एफिशिएंसी कितना लेते हैं, T2 बाई T1। फिर हमारा पहला केस प्रूव हुआ, पहला केस क्या था, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 वाले केस के लिए क्या हो गया कि जो उसका रियल वैल्यू है वो आइडियल वैल्यू के बराबर है, क्योंकि जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा वैल्यू क्या बोलता है, लेस देन 0। ये पहला केस हो गया, जो कि कार्नोट साइकिल की तरह अगर बिहेव कर रहा होगा, सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो शुरू में मैं आप लोग को जो बताया कि कार्नो का जो एक स्टेटमेंट है, कार्नो का एक प्रमेय है, उसके हिसाब से क्या बोलता है कि अगर दो हीट इंजन है, एक रियल प्रोसेस पे ऑपरेट होगा और एक रिवर्सिबल, मतलब एक इरिवर्सिबल प्रोसेस पे ऑपरेट होगा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस पे ऑपरेट होगा, और सेम टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में अगर रख भी दोगे तो भी जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसकी जो एफिशिएंसी होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, जो एफिशिएंसी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा दैट विल बी लेस देन द एफिशिएंसी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कार्नो का जो प्रमेय है उससे आया है, जो मैंने आपको क्लासेस इक्वलिटी बताने से पहले बताया, ठीक है। तो इरिवर्सिबल वाला क्षमता कैसे निकालते हैं, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये इरिवर्सिबल या रियल प्रोसेस के लिए होता है, जबकि आइडियल प्रोसेस के लिए क्या होता है, तो 1 माइनस T2 बाई T1। हम केस 2 को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों में 1 कैंसल आउट हो जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई कर दे, दोनों पक्ष में माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो ये चेंज हो जाता है, किसी भी में माइनस मल्टीप्लाई करने से इधर है और लेस देन का साइन ग्रेटर देन के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो Q2 बाई Q1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T2 बाई T1। आगे इसको क्या कर सकते हैं, तो Q2 बाई, ये पक्षांतर कर देते हैं, T2 ग्रेटर देन Q1 बाई T1, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q2 बाई T2 माइनस Q1 बाई T1